करगिल कॉन्क्लेव लगातार आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान विजय दिवस मना रहा है। जी हां, 22 साल पहले आज ही के दिन हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, दुश्मन को खदेड़ दिया था करगिल में, क्योंकि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जो एक छुरी घोंपने से कम नहीं था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमने इस युद्ध को जीता है उसी को आज हम याद कर रहे हैं और साथ ही जवानों को शहादत दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। अब मैं सर सीधे आपके पास आती हूं। परिहार सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो सवाल यह है सर कि वो विपरीत परिस्थितियां थी सर, बहुत विपरीत परिस्थितियां, जब पाकिस्तान की तरफ से पीठ में छुरा घोंपा गया था। अब मैं सर उन विपरीत परिस्थितियों में सबसे पहले तोलोलिंग चोटी की मैं बात करूंगी, क्योंकि सबसे पहले झंडा तिरंगा यहीं पर फहराया था सर। किस तरीके से, कैसे रणनीति हमने बनाई उन हालातों में? देखिए, परिस्थितियां विपरीत थी क्योंकि एक तरफ वहाँ लाहौर समिट चल रहा है, उसके पहले पाकिस्तान साहब ने पूरी तैयारी करके घुसपैठ पूरी करके बैठे हुए थे और तोलोलिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये हमारे उस वक्त के लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जो कैप्टन विक्रम बत्रा हुए, 13 जैक राइट, उसके बाद में 18 ग्रेनेडियर्स और 2 जैक की जो कार्रवाई रही है, तो ये इसको जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है करगिल तक से निकलने वाले जो लद्दाख की हमारा जो नेशनल हाईवे श्रीनगर लद्दाख लेह का, उस पर जो है पाकिस्तान की पूरी नजर इस पे आ रही थी। तो हमारी सारी एक्टिविटियां जो है उसमें रुक दी और उसके लिए जो प्लानिंग किया गया उसमें ब्रिगेड कमांडर राजेश टक्कर और इसके बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी, जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल है, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और उसमें ये सब इस तरह से जो सर्विलेंस हमारा रेकी हुआ था आर्टिलरी के उसके सपोर्ट के साथ में, उसमें ये साबित हो गया कि ये पहाड़ियों पर बिल्कुल फ्रंटल अटैक ही जो है वो इसमें काम कर सकते हैं और जो कन्वेंशनल वारफेयर माउंटेन का होता है उसमें हमें किसी तरह की सफलता नहीं मिल सकती है। राम ने वहां पे बैठा हुआ है। तो इसके साथ में मैं कहूंगा कि ये तोलोलिंग की जो फाइट हुई थी उसमें आर्टिलरी और इन्फेंट्री का जो जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, हमारे जवानों का और यंग ऑफिसर्स का जो जज्बा था, वो बहुत ही ज्यादा इसमें मायने रखता है। और इसके साथ ही ये पहला ऐसा अटैक हुआ जिसमें कि हमारा एयरफोर्स का भी पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो एक तरह से जो सिनर्जी और ब्रेवरी और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना और प्लानिंग जो है हमारे यंग ऑफिसर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स ब्रिगेड कमांडर का है, उसका एक ही शानदार नमूना रहा है। और जिसी वजह से जो है हम जो है 19 जून को 19 जून की रात को जो अटैक हुआ और 20 जून को हम ये तोलोलिंग की फाइट उसको ले सके थे। ना केवल तोलोलिंग, और उसके बाद में 487। मैं आती हूँ सर, आती हूँ आगे, यहीं से चर्चा को बढ़ाऊंगी। अब मैं टाइगर हिल के बारे में पूछना चाहूंगी कादियान सर आपसे। टाइगर हिल, इसकी सर ऊंचाई 17,000 से 18,000 फीट की है और जब वहां पर तिरंगा फहराया था तो ये जंग हमने जीती थी, क्योंकि वहां दुश्मन बैठा था उस इतनी ऊंची चोटी पर सर। तो टाइगर हिल हमने कैसे जीती, वहां पर झंडा कैसे फहराया हमने अपना तिरंगा? देश ये दुनिया में पहला मौका था जबकि सेना इतनी हाइट पर 15 से 18,000 फुट की हाइट पर, जहां -20 डिग्री टेम्परेचर रात को हो जाता है, ये लड़ाई लड़ी थी। आमतौर पर पहाड़ों में जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो एक डिफेंसिव पोजीशन को कैप्चर करने के लिए दुश्मन के पीछे से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने एक आदेश दिया था, एक नीति बनाई थी कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे। तो ये नीति सही थी अगर बड़े दायरे में देखा जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिकली भारत को बहुत एक जिम्मेवार देश माना गया और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था। लेकिन अगर आप कल्पना करें, आप दिन में अटैक कर नहीं सकते, रात को आपके खिलाफ एक तो दुश्मन का फायरिंग है, दूसरा आप एक नैरो रिज पर जा रहे हो, आपका पाँव भी फिसल जाए तो आप नीचे गिर सकते हो और मर सकते हो, और तीसरा रात को -20 डिग्रीज विंड चिल फैक्टर, बहुत तेज हवा चलती है। इन मुश्किलातों के बावजूद भी अगर ये हमारे वीर जवान इन्होंने साहस, एक अदम्य बहादुरी दिखाई है, तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। इस बार ये पहला मौका था जबकि हम लड़ाई को टेलीविजन के जरिए अपने घर में बैठ के देख पाए थे। पहले बहादुरी की गाथाएं हम सुनते या पढ़ते थे, लेकिन अब इस बार देख पाए तो इमेज लास्टिंग है। तो ये पूरे देश के युवाओं को तो ये प्रेरित कर पाए, वो बड़ा अदम्य है। और ये लोग कौन थे? ये भारत के
विभिन्नता, उसके सेकुलरिज्म का प्रतीक थे। ये यंग ऑफिसर थे जो एकेडमी से निकल के सीधे लड़ाई के मैदान में कूदे थे। इनमें हिमाचल के विक्रम बत्रा थे, तो यूपी के मनोज पांडे, कर्नाटक के मेजर आचार्य थे, तो नागालैंड के कैप्टन कैंगरू थे जो कि क्रिश्चियन धर्म के हैं और जो राजस्थान और हरियाणा के जाट हिंदू लोगों को कमांड कर रहे थे। इससे ज्यादा सेकुलरिज्म का, आर्मी के डिसिप्लिन का, आर्मी के जो कल्चर है उससे कोई, मैं समझता हूँ, एग्जाम्पल दुनिया में नहीं हो सकता। इन्होंने देश की धरती जो पाकिस्तान ने छल कपट से कब्जा कर लिया था वो तो वापस ली ही ली, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़े दायरे में दुनिया में अलग थलग करने में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को डिप्लोमेटिकली बहुत कामयाबी मिली थी और पाकिस्तान को मिलिटरीली नुकसान हुआ था, उनको पॉलिटिकली नुकसान हुआ था, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। बिल्कुल सर। तो एक बड़ा बैडली प्लान्ड ऑपरेशन था। प्लान उनके उद्देश्य ठीक था, जब इरादे सर गलत होते हैं तो अंजाम इसका अच्छा नहीं होता है, भुगतना तो पड़ता है। और ये पाकिस्तान ने उस दिन सीखा होगा ये हिंदुस्तान से कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मैं लौट रही हूं पवन, एक बार फिर से मैं आपके पास आती हूं, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं एक बार फिर से, क्योंकि हम उन्हीं चोटियों का जिक्र कर रहे हैं करगिल की, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। पवन, बिल्कुल विपिनेश, उस वक्त का जो माहौल ये भी था कि सैनिकों को दुश्मन से लड़ना तो था ही, आसपास जितने भी गांव हैं, गांव वालों को भी सुरक्षित करना था, उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना था। इसके अलावा मौसम खराब, सीधी चढ़ाई पहाड़ों की और सारी परिस्थितियों उसको, ऊपर से लगातार फायरिंग हो रहा है। दुश्मन जो है जहां जहां दुश्मन बंकर अपना बनाए हुए, सीधे बंकर से हमारे सैनिकों को देख रहा है, हमारे सैनिक क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या गतिविधियां कर रहे हैं, और सीधा अटैक उसी निशाने को लेकर कर रहा था। यानी बौछारें गोलियों की हो रही थी, सैनिक हमारे शहीद हो रहे थे, लेकिन एक जो पूरी तरह से जो प्लानिंग हुआ, हमारे सैनिकों का जो जोश और जज्बा था उसे नहीं भुलाया जा सकता है। और संजय राइफलमैन संजय थे, उनकी जो बहादुरी है उन्हें भी याद जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बदौलत जो है 3 पोस्ट पर जो है हमारी सेना ने कब्जा किया था, और बाकी जो बचे जो 3 पोस्ट थे, और लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का नाम भी नहीं भूल सकते हैं पवन, सैनिक खुद ही भाग गए थे अपने हथियार को छोड़ करके। और बिल्कुल लेफ्टिनेंट कालिया, सौरभ कालिया के पे ये कहा जाता है, अगर ठीक पीछे अगर आपको दिखाई अगर पड़ रहा होगा विपिनेश कैमरे के माध्यम से, तो जो इंडिया गेट के आकार का वो पहाड़ की जो चोटी है वो दिखाई पड़ रही होगी। तोरलिक पहाड़ी के ठीक अगर बिल्कुल मैं समझा देता हूं विपिनेश आपको, अपने दर्शकों को, तो तोरलिक पहाड़ी के जब बाएं तरफ जाएंगे तो इंडिया गेट के आकार का जो है वो पहाड़ बना हुआ है, और उस पर से लगातार जो है फायरिंग हो रहा था। और ये पूरी प्लान्ड वे में था कि पाकिस्तानी सैनिकों को पता था कि अगर हमारे सैनिक ओके पवन, मैं लौटती हूं, थोड़ा मौसम की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। और अश्विनी सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आती हूं। सर, फ्रांस से खरीदे गए वो मिराज जेट लड़ाकू विमान, उनका सहयोग और साथ में इजराइल की मदद, जिनसे हमने टारगेटिंग पॉड्स खरीदे थे, सर ये बहुत बड़ी मदद थी उस वक्त। बिल्कुल। देखो विपनेश, क्या हुआ कि भारत का कुछ हद तक 4-5 साल पहले हम उसमें अपना बजट 70% ही कर रहे थे, तो हमारी जो तैयारियां थी, मुझे लगता है उसमें खामियां थी। मगर जैसे लड़ाई स्टार्ट हुई उसके बाद जो जज्बा भारत की फौज का देखा वो काबिले तारीफ था, और जो सिनर्जी आई है, जिस प्रकार से अपने बोला MiG-21 ने एक काबिले तारीफ काम किया, और जिस प्रकार से टारगेट को हिट करना स्टार्ट किया, और उससे हमारी जीत आई। और एक जो सबसे बड़ा गेम चेंजर हुआ वो बोफोर्स गन थी। जो बोफोर्स गन जब पाकिस्तान की पोस्टों पे एक प्रकार बम डालने लगी तो वो उनका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया, क्योंकि उन्होंने संगर बना रखे थे और वो पत्थर के बने हुए। और ऐसे में फिर भारत की फौज ने फ्रंटल अटैक किया, जैसे जनरल साहब भी बता रहे थे, कादियान साहब, कि यूं तो हम पीछे से या दाएं या बाएं से अटैक करते हैं, क्योंकि हमारी रिस्ट्रिक्शन थी, हम पीओके में नहीं जा सकते। ज्यादातर जो अटैक थे वो सीधे हुए, और उसके लिए आपको रोक करनी चाहिए, उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत जो है भारत के जवानों ने दिखाई। तो मैं ये कहूंगा कि उस समय जो हमने कारगिल में करके दिखाया, ये आने वाली जो
आपकी नस्लें हैं वो याद रखेंगी। और अब भारत तो में सर नहीं, पहले से हम वर्ल्ड बहुत में तैयार हैं। ये वर्ल्ड के अंदर है। पहले ये से कहते हम हैं बहुत कुछ तैयार हैं सर, अश्वनी सर, पहले से हम बहुत तैयार हैं। और प्रयास सर, एक बिल्कुल। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे था, जिसको तोड़ने की पूरी प्लानिंग थी, ये क्यों थी पाकिस्तान की? ये इसलिए थी क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरीके से हम साइचन ग्लेशियर को आइसोलेट कर दें, और यही कार्रवाई थी कि वो अगर सक्सीड हो जाते तो हमारा जो साइचन ग्लेशियर लेह लद्दाख कट ऑफ हो जाता, मगर वो कार्रवाई करने नहीं दी। हमने उनको मार के गिराया और इसके बाद वो पीछे मुड़ के भागे हैं। और जब उस समय आप ये सोचो कि अपने जो जवान मरे थे उनको भी लेने से मना कर दिया, तो ऐसा मोराल था पाकिस्तान की आर्मी का। और 2 महीने के अंदर हमने वो सारी पहाड़ी की चोटियां दोबारा अपने कब्जे में ले ली थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत में नहीं, वर्ल्ड में इतनी हाइटों पे, इतने माउंटेन वारफेयर में जो लड़ाई लड़ी गई वो काबिले तारीफ थी। बिल्कुल और सर, उसके अंदर आपकी जो सिनर्जी थी एयरफोर्स, आर्मी और आर्टिलरी की, आप सही कह रहे हैं। प्रकार से मैं सर आ रही हूँ, एक सवाल ये परिहार सर से था। परिहार सर, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। यही सवाल जो मैं, अश्वनी सर ने सुन लिया, ये सवाल मैं आपसे पूछा था कि ये जो श्रीनगर से लेह से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे था, सबसे पहले टारगेट इसी को किया हुआ था पाकिस्तान ने, ताकि सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई को बंद किया जा सके। इसके क्या मायने थे उस वक्त? उस वक्त में जो था, हमारा जो कुल्लू मनाली 5 से जो रास्ता लेह को जाता है वो इतना अच्छा डेवलप नहीं था, और मेजर सप्लाई सारी जो श्रीनगर से होके ही जाती थी कारगिल होते हुए। तो पाकिस्तान मुशर्रफ का जो था वो 71 वार में उनकी जो जिस ब्रिगेड के साथ वो थे, उनके जो इरादे उस वक्त में नहीं पूरे हो पाए थे, वो ठान के बैठे थे कि ऐसे आर्मी चीफ वो उसको करके रहेंगे और सियाचिन ग्लेशियर को भी लेके रहेंगे और इसको कारगिल को भी लेके रहेंगे। तो इस वजह से उन्होंने वेल प्लान स्ट्रेटेजी में जो है ये दिसंबर 8 से शुरू किया था। तो उनका प्लानिंग बिल्कुल क्लियर था कि कारगिल द्रास का पूरा इलाका लेना है और सियाचिन ग्लेशियर को भी हमें कब्जे में कर लेना है। मगर भारतीय फौज की जो ताकत रही है, जो जज्बा रहा है, उसमें द्रास, काक्सर और मुश्को, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन पर कब्जा करने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। देखिए न्यूज़ 24 पर करगिल कॉन्क्लेव आप लगातार देख रहे हैं। ये वो शहादत का दिन था जब तकरीबन 527 सैनिक, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति उस दिन दी थी, और बड़ी संख्या में हमारे सैनिक घायल भी हुए थे। आज उन्हीं को याद कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।